हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने आज केमिस्ट्री का सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग का क्लास 11th है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1। राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में हमको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक। तो आशा करता हूँ कि जो भी ये मेरा वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट भी करना है। ठीक, तभी जो जेई का प्रिपरेशन करते हैं ना, जो भी बच्चे जेई मेंस एंड एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर अपना जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड का या स्कूल का जो एग्जाम होता है। ठीक है, तो 11th का क्लास यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास होने वाला है, तो हम लोग वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक। तो जैसा कि सबको पता ही होगा, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री यहाँ पे केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक, तो जो केमिस्ट्री क्या है, साइंस है। ठीक है, साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होके क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इस टाइप से होता है। It is the science not so much of the 100 elements, but of the infinite variety of molecules that may be built from them। ठीक, तो बहुत सारे इससे कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जैसे कि यहाँ पे और जैसे कार्बन का मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ऑक्सीजन का, तो वहाँ से मिल के बन जाएगा CO2। ठीक, तो यही इसमें बता बता रहा है कि जो केमिस्ट्री है वो क्या है, साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। यही ये दो इम्पोर्टेंट टर्म थे जिसको मैं बता दिया। सम ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, उसको रोल्ड हॉफमैन ने दिया था। तो यहाँ पे हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट उसको हाईलाइट करते हैं। ये आप एनसीईआरटी का जो बुक है उससे मैं बता रहा हूँ, तो आप जब स्कूल में जाते हो तो उसको पढ़े ही होगे। ठीक है, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट भी हुआ है। ठीक है, तो क्या है, केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, वेदर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक पहला चीज जो है यहाँ पे, पहला केमिस्ट्री को पहला क्या है, फिलोसोफर्स स्टोन पारस। ठीक है, फिलोसोफर्स स्टोन पारस विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स, दैट इज आयरन बेस, जो बेस होते हैं ना वो ऐसा, तो मेटल बेस मेटल जो है आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। तो एंड द सेकंड थिंग इज क्या है, एलिक्सिर ऑफ लाइफ। ठीक, एलिक्सिर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी। तो दो चीज के लिए यहाँ पे हुआ था, फिलोसोफर स्टोन जिसे पारस बोलते हैं, दूसरा एलिक्सिर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी। पीपल इन एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड नॉलेज ऑफ मेनी साइंटिफिक फिनोमिना मच बिफोर द एडवेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस। तो and this is the development of chemistry. The chemistry developed mainly in the form of alchemy and electrochemistry during 1300 to 1600 CE. Modern chemistry took shape in the 18th century Europe. 18th century Europe. After a few centuries of alchemical tradition which were introduced in Europe by the Arabs. So, the development of chemistry and the this you can see in ancient India. ठीक है, केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, competitive exam. Gypsum cement has been used in the modern
ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जिप्सम। जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। Gypsum cement, it contains lime, sand, and the traces of CO3. So gypsum cement, which contains lime, sand, traces of calcium carbonate. Right. So these are the things. Now we'll move on to the course content. Right. So copper metallurgy in India dates back to the beginning of Chalcolithic cultures in the subcontinent. So they are not important. This is the development of chemistry. You can read that in book, right? So your NCRT book have this text. So once you go for this, so we will study more important things which come in exams. So uh, right, so our main thing is molecules and atoms. Atoms, molecules are bigger size and atoms are smaller. Right? So atoms are smaller than molecules. Right? So many atoms, molecules have many atoms. Right? So, uh, that is why chemistry is also called the science of atoms and molecules. So chemistry जो क्या है, केमिस्ट्री क्या है, आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। कैन यू वे एंड perceive these entities, atoms and molecules, right? So can you see, weigh and perceive these entities? एटम एंड मॉलिक्यूल्स को आप देख सकते हो, या उसका वेट कर सकते हो, या उसको परसीव कर सकते हो, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास ऑफ मैटर and have a quantitative relationship between the mass and the number of these particles. So it's the so now importance of chemistry. ठीक है, तो importance of chemistry इसको थोड़ा highlight कर लेते हैं। Chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science. So, like that, chemistry, there are many operation of computer, production in chemical industries, manufacturing, fertilizers, alkalis, acid, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergent, metals, alloys, etc., including new materials. These are the chemistry behind them. Right? So, to produce this type of product, we need chemistry. Chemistry contributes in a big way to the national economy. The nature of matters. Now we'll study the nature of matter. Nature of matter. So matter, what is matter? Matter has some fixed mass and space. Okay, so we call it matter. We are already familiar with term matter, right? In earlier classes, we already know matter. Matter has some fixed mass and its volume. From anything which has mass and occupies space, right? So what is matter? Matter has some mass and occupies space is called matter. Everything around us, for example, book, pen, pencil, water, air, all living beings, etc. are composed of matter. ये सब क्या है, मेटर से कंपोज होते हैं। वी नो दैट दे हैव mass and they occupy space. Let us recall the characteristics of the states of matter which you learned in previous classes, right? So we you have already you have already studied this thing. And so first thing is that you should remember the matter. What is matter? Matter has some fixed mass and its volume, right? So now we will move on to the next. Okay. So वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? सो मैटर, मैटर का अलग अलग स्टेट होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबको पता रहता है क्या है, जो मैटर है ना, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये थ्री इसका क्या स्टेट्स होते हैं। तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इन दिस थ्री स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर। तो बेसिक थिंग इज दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड। ठीक, तो जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड 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 है उसका जो पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स से मिलकर बने रहते हैं। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं जैसे दो, तो ये एकदम पास पास में रहेंगे सॉलिड में, ये पास पास में रहेंगे पार्टिकल्स। ये हो गया सॉलिड। और जो लिक्विड में क्या होगा, द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। ठीक है, तो ये फिक्स होते हैं
और जो लिक्विड होता है ना, थोड़ा स्पेस रहता है। इसमें क्या होगा, ये मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव अराउंड। तो ये इसका जो पार्टिकल्स है क्लोज क्लोज टू इच अदर, ठीक है, क्लोज टू इच अदर, बट they are moved, they can move, right? So around and the gases, the particles are far apart. So in gases, the particles are far apart. These are the difference between the states of matter. Particles are far apart uh, as compared to those present in solid or liquid state. Then their movement is easy and fast because of such arrangement of particles. See, so their movement are fast, they can move easily. So these are basic things. So we should remember this. In earlier classes also you have studied. So now different states of matter exhibit the following characteristics. Solids have definite volume and definite shape. Solids have definite volume and definite. Solids have definite volume and definite shape. The liquids have definite volume but do not have definite shape. Liquid have definite volume but do not have definite shape based on the container. If you pour the liquid, so its shape will be like that. The container is like that, then the shape will be like that. But solid have definite volume and definite shape. They take the shape of a container in which they are placed. The liquids take the shape in which the container which they are placed. Right? So based on container, उसका shape change हो जाता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये सॉलिड का है, इनका जो पार्टिकल्स है क्लोज होते हैं और मूव नहीं करते हैं ना, पार्टिकल्स वेरी क्लोज। एंड लिक्विड कंटेनर रखा है, तो उसका जो पार्टिकल्स है थोड़ा डिस्टेंस है, हम थोड़ा मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो गैस है वो क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैस है, लिक्विड है एंड स्टेट, तो सॉलिड। सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। Now the third third property is that gases have neither definite volume nor definite shape. They completely occupy the space in the container in which they are placed. So these three states of matter are interconvertible. So हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। दीज आर द इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है, हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सॉलिड है, उसको हीट किया गया, सॉलिड सॉलिड को हीट किया गया तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट किया गया तो वो गैस बन जाता है, ठीक है। उसी टाइप से गैस को अगर कूल करेंगे हम तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो ये क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है। तो ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को और भी देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, तो इसमें जो होता है एक तो मिक्सचर होगा, मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर एंड और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर यहाँ पे आप अच्छा से देख लो, तो यहाँ पे जो क्या है हमारा मेटर, ठीक है। मेटर को हम लोग मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं। तो जो मिक्सचर होता है उसमें होमोजीनियस मिक्सचर होगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, जो सेम फेज लिक्विड प्लस लिक्विड का है, ठीक है। दो जैसे दो ए और बी, दो कंपोनेंट हैं, दोनों का फेज लिक्विड में होगा, ठीक है। और हिट्रोजीनियस में क्या होगा, फेज डिफरेंट होगा, ठीक है, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। ए अगर लिक्विड है तो बी क्या होगा, गैस होगा। तो लिक्विड प्लस गैस, ए और बी दो अलग अलग फेज में हो गए तो हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंस है ना, तो उसमें एलिमेंट आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं, ठीक। तो इनके बारे में देखते हैं क्या है। ये बेसिकली द यहाँ पे फिगर है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ मिक्सचर, जो मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट in it in any ratio. Hence, their composition is variable. Pure substances forming mixture are called its components. Right? Many of the substances present around you are mixtures. For example, sugar solution in water, वो क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। जो शुगर और वाटर का वहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं तो वो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, ठीक है।
या एयर, टी, etc are all mixtures. The mixture may be homogeneous or heterogeneous. In a homogeneous mixture, the components the components completely mix with each other. This means particles of component of the mixture are uniformly distributed throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout. Sugar solution and air are the examples of homogeneous mixture. In contrast to this heterogeneous mixture, the composition is not uniform throughout and sometimes different components are visible. Let's go this are the three. So we have water plus sugar solution. This is water plus sugar. This is homogeneous because they completely mix homogeneous. And air also. In air we have oxygen, nitrogen, and many other CO2 organ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिक्सचर देख चुके हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर। साल्ट और शुगर का अगर मिक्सचर है, साल्ट प्लस शुगर का, तो ये क्या होगा यूनिफॉर्म नहीं है इसमें। ठीक है, चलो साल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स एंड पल्सेस, ग्रेन्स है ठीक है, उसमें पल्स मिला देंगे तो उनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ठीक है, heterogeneous mixture. You can think of many more examples of mixture which you come across in the daily life. It is worthwhile to mention here that the components of a mixture can be separated by using physical methods such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation. Right? तो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, अगर मिक्सचर बन गया तो अलग अलग कंपोनेंट आ गए तो उनको हम लोग फिर सेपरेट करना है। अगर ठीक है मिक्सचर बन गया उसमें से हटाना है तो उसमें अलग अलग तरीके से सेपरेशन होता है। ठीक है, यूजिंग फिजिकल मेथड, तो उसमें से सिंपल हैंड पिकिंग है। ठीक है, जैसे कि एक स्टोन है इसमें पल्सेस हैं तो इसको ये पहले हैंड पिकिंग से इसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन करके यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर फिल्टर पेपर रख दिए और यहाँ पे उसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड को। तो ऐसा है। और दूसरा चीज क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, क्रिस्टल जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक, तो उसको अगर हम लोग हीट करेंगे, सुपर सेचुरेट करेंगे तो क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये भी क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। डिस्टिलेशन में तो होता ही है, जैसे सॉल्यूशन है ए और बी का। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, उसका वेपर बन के वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा अलग अलग मेथड होता है सेपरेशन का। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या है, हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है, डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, मिक्सचर से डिफरेंट होती है। प्योर सब्सटेंस ना किसी एक सब्सटेंस का प्योर उसमें कम कंस्टिट्यूएंट रहेगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का जो एग्जांपल है वो क्या है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in a fixed ratio and its particles are same composition. So hence, like all other pure substances, glucose has a fixed composition. Also, its constituent carbon, hydrogen, and oxygen cannot be separated by simple physical method. तो ये इसका जो कंपोजिशन है फिक्स रहता है प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। राइट, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक, तो एलिमेंट का जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, and these particles may exist as atoms or molecules. You may be clear with atoms, molecules from the previous class. Yeah, however, you will be studying about them in detail into sodium, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन etc आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और सम एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। दे देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप, हाउएवर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different in nature. Some elements such as sodium or copper contains atoms
as their constituent particles, whereas in some other the constituent particles are molecules which are formed by two or more atoms. For example, hydrogen, nitrogen, and the oxygen gases consist of molecules in which two atoms combine to give their respective molecules. Right? तो जैसे कि वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या है, दो एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलके CO2 बन गया। ठीक, तो ये क्या है, इनका मॉलिक्यूल्स CO2 का H2O का। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ठीक, कंपाउंड में क्या होगा, दो एलिमेंट होंगे और जो एलिमेंट है उसमें एक ही एलिमेंट है, दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ये कंपाउंड इन फिक्स्ड एंड डेफिनाइट रेशियो एंड दिस रेशियो इज करेक्ट particular compound also the properties of compound are different from those of its constituent element। ठीक, तो जब कंपाउंड बन गया ना, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों मिल के यहाँ पे क्या बन गए, H2O। तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होगा। ठीक, तो यही इसका मतलब है। तो ये कंपाउंड हो गया, H2O क्या है, कंपाउंड हो गया ना। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो मैटर, अब मैटर के बारे में पढ़ लिए तो उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनका मेजरमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब भी प्रॉपर्टीज की बात आई तो हाँ, फिजिकल एंड केमिकल देखा जाता है। ठीक है, फिजिकल मतलब अपीयरेंस, वो दिखता कैसे है। ठीक है, उसमें स्मेल क्या आते हैं तो वो फिजिकल आते हैं। केमिकल मतलब उसमें रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चेंज क्या आएंगे अगर तो किसी एटमॉस्फेयर के साथ उसको जैसे ऑक्सीजन मिल गया या नाइट्रोजन मिल गया तो उसका रिएक्शन क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे देखना होता है। तो दो टाइप के प्रॉपर्टी हैं, तो पहला फिजिकल एंड दूसरा केमिकल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे सच एज कलर, उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है लाइक कंपोजिशन, उसका कंबसन क्या है, कंबस्टिबिलिटी, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो कंबसन कैसे होगा, रिएक्टिविटी क्या है, कितना जल्दी रिएक्ट करेगा विथ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस के साथ उनका रिएक्शन कैसे होगा उनके बारे में देखना होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से जो है can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. The measurement of observation is composition. The measurement or observation of chemical properties requires chemical change। ठीक, chemical change यहाँ पे जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आई तो उसमें केमिकल चेंज देखना होगा टू अकर। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ अ केमिकल चेंज। तो ये जैसे एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज are characteristics reactions of different substances. These include acidity or basicity, combustibility. You see, chemists describe, interpret, and predict the behavior of substances on the basis of knowledge of their physical and chemical property। तो ये यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ गया है तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा वो देखना है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। क्वांटिटेटिव कितना अमाउंट है उसका भी मेजर प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक है, क्वांटिटी है, लेंथ कितना है, इसका एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है। ठीक है, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर followed by units in which it is measured। For example, length of a room can be represented as 6 meter। Here 6 is a number and m denotes meter। The unit in which the length is measured। ठीक, तो मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है, उसमें क्या करेंगे उसको मेजर करेंगे। ठीक है, अब earlier two different systems of measurement that is English system and the metric system were being used। ठीक है, तो इंग्लिश सिस्टम था, ठीक है, मेजरमेंट का, और मेट्रिक सिस्टम था, ठीक है, पहले इसको यूज किया जाता था। ठीक है, the metric system which originated in France in late 18th century was more convenient। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बाद क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को फॉलो किया था ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, तो ये International System of Unit in French, Lee System International D Unit observed as SI was established by 11th General Conference of Weights and Measures CGPA conference। SI जो सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ना, SI मतलब मेजर करने का SI सिस्टम। तो मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ना तो SI सिस्टम है एंड बेस यूनिट। ठीक है, तो इसको बेस यूनिट है तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। ठीक, तो यहाँ पे
जो बेसिक क्वांटिटी है उनका यूनिट देख लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमारा क्या आता है, हमारा लेंथ आएगा, मास आएगा, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सस्टेन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका सिंबल होता है लेंथ के लिए स्मॉल एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आई। देन इसका एसआई यूनिट क्या है, लेंथ का मीटर हो जाएगा, मास का किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का केल्विन है। तो ये इसका सिंबल है, जैसा आप देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट, इनका डेफिनेशन भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम में आते हैं ना, रिटर्न एग्जाम में, लेकिन कंपटीशन में उतना पूछेगा नहीं। लेंथ तो मीटर है तो बता ही दिया, मास किलोग्राम, इनका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। प्रीफिक्सेस यूज इन एसआई सिंबल, ठीक, तो जैसे कि प्रीफिक्सेस होता है कुछ, 10⁻24 उसको क्या बोलते हैं, एक तो सिंबल है वाई। तो ये सबको आपको जानना है, क्योंकि कभी कभी क्या देगा, ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा लेकिन ये प्रीफिक्स दे देगा। ठीक है, तो 10⁻21 है तो जेप्टो, ठीक है, 10⁻18 है तो एट्टो, ये 10⁻15 है तो फेमटो एफ। ठीक, तो ऐसा 10⁻12 है पिको, 10⁻9 नैनो, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये सब आते हैं। 10⁻12 पिको, 10⁻9 नैनो, तो ये इसका सिंबल है, इसको भी आप ध्यान रखना है। 10⁻6 माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल है। 10⁻3 मिली, ये स्मॉल है। 10⁻2 सेंटी, पता ही रहता है। 10⁻1 डेसी। तो ये बेसिक यहाँ पे प्रीफिक्सेस हैं जो कि यूज किए जाते हैं, और भी हैं, इसको देख लो। 10⁻1 में डेसी, 10 का है तो डेका, 10⁻2 को हेक्टो, 10⁻3 को किलो, 10⁻6 को मेगा, कैपिटल एम, 10⁻9 को गीगा, कैपिटल जी, 10⁻12 को टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्जा, 10⁻21 जेटा, 10⁻24 योटा। ठीक है, यहाँ से लेकर के ना यहाँ पे ये वाला चीज इंपॉर्टेंट बन के आता है यहाँ तक। ठीक है, ये वाला चीज को आपको याद रहना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे देख सकते हो। एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है, तो ये बैलेंस है कोई भी चीज़ को वे करने के लिए। यहाँ पे ये पेन है, यहाँ पे सामान रखा जाता है, यहाँ पे वेट रखा जाता है, कितना का है वो वेट वे करना है। तो ठीक है, तो ये सब जो है साइज सिस्टम है उनका डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले मास एंड वेट है ना, मास एंड वेट। ठीक है, मास, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो मास कहलाता है। ठीक है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, वेट जो है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है उसको वेट बोला जाता है। तो उसका, क्योंकि हमें ग्रेविटी का एहसास होता है ना, ग्रेविटी जी, जो कि जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो यही इसीलिए यहाँ पे वेट, जितना फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी वो वेट होता है, और जितना अमाउंट ऑफ मैटर है कितना है वो उसका क्या होगा, मास होगा। ये, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि 1 kg = 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 1 kg = 1000 ग्राम, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस। ठीक है, जो सब्सटेंस है उसका कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक, एसआई सिस्टम, वॉल्यूम है द यूनिट मीटर क्यूब। ठीक, मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का जो यूनिट है, मीटर क्यूब। बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज स्मॉलर वॉल्यूम्स आर यूज, हिंस द वॉल्यूम इज often denoted in सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, a common unit लीटर, लीटर आल्सो कहा जाता है, which is not an SI unit, is used for measurement of volume of liquid। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जैसे कि ये इसका वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अलग अलग यूनिट में इसका होता है। 20
यूज टू एक्सप्रेस वॉल्यूम। ठीक है, तो अलग अलग इसका यूनिट होता है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो डेंसिटी आ जाता है। अब वॉल्यूम मेजर करने के लिए कुछ यहाँ पे एक बार क्या है, सम वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस, डिवाइसेस होते हैं ना। वॉल्यूम को मेजर करना है तो हमारे पास क्या है, ब्यूरेट रहता है, उसमें रीडिंग रहता है। देखिए यहाँ पे कितना ml का लेना है वो यहाँ पे लिखा रहता है, 0 से लेकर के 50 ml तक। तो ब्यूरेट की मदद से हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ले सकते हैं। ठीक है, उसका पीपेट भी होता है, पीपेट। ये पीपेट हो गया। ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, इसमें मेजर कर सकते हैं कितना वॉल्यूम लेना है कोई भी लिक्विड का। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 1 लीटर का है तो उसमें 1 लीटर आएगा ऐसा। तो डेंसिटी, तो मास पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, तो हम लोग किसी भी चीज़ का डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस अबव आर रिलेटेड इज फॉलो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस यूनिट डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन एज केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ मास ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, तो उसका ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, राइट। इस तरह से हम लोग डेंसिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में भी समझना है। देर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। स्केल होता है ना, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल होते हैं। तो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, डिग्री केल्विन भी होता है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, इनका रिलेशन भी होता है ना, अलग अलग यूनिट में हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यहाँ पे आपको इसका रिलेशन देख सकते हो। केल्विन हियर के इज द एसआई यूनिट। ठीक है, यहाँ पे जो केल्विन है, केल्विन, यहाँ पे केल्विन है वो क्या है, एसआई यूनिट है। और टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, डिग्री, मतलब केल्विन। ठीक है, द थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8। जनरली द थर्मोमीटर, हाँ, टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने। सेल्सियस स्केल आर एलिवेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, वेयर दो टू टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ वाटर का। रिस्पेक्टिवली द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 डिग्री एंड 212। तो 32 डिग्री का फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, और 212 जो है बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर स्केल है ना, अलग अलग है, तो उनका रिलेशन भी होता है। तो डिग्री, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करने के लिए ये वाला होता है हाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको मस्ट है, आपको याद रखना चाहिए। ये हेल्पफुल होता है। केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल। जो केल्विन है, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों को एक दूसरे से हम चेंज कर सकते हैं। तो केल्विन इज इक्वल डिग्री सेल्सियस 273.15। हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, हमको इसको केल्विन में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 225 प्लस 273 प्लस 15 इसमें जो करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाएगा, केल्विन में जो भी दिया है टेम्परेचर सेल्सियस में, उसको हम लोग केल्विन में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका स्केल है यहाँ पे देख, तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तीन टेम्परेचर का मेजर करने के लिए केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक, तो केल्विन का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ वाटर होता है 373, और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212। यस। अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 इन केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस, एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फ़ारेनहाइट। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मली आपको याद रखना है। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 98 केल्विन एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना ही है। कभी कभी क्या हो, एट रूम टेम्परेचर कंडीशंस आर गिवन इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपको याद रहना ही चाहिए। जैसे ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में अगर पूछेंगे तो 298 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 77 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट की। तो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट होता है ना, जैसे मेजरमेंट कर रहे हैं कोई क्वांटिटी का हम लोग, तो उसमें अनसर्टेनिटी होता है। तो अनसर्टेनिटी जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। ये तो कुछ अनसर्टिक का एरर आ जाते हैं, उसको करेक्शन भी करना होता है। ठीक, तो अच्छा, तो उसके लिए क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको देखते हैं।
एज केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो हम बता चुके हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सट्रीमली लो masses and are present in extremely large numbers. The chemist has to deal with numbers as large as 602 to 2 log. There are big numbers. These are the big numbers. बहुत सारे 602 200. These are big numbers. For the molecules of 2 gram of hydrogen gas are at small h. ठीक, तो ये बहुत स्मॉल, इतना स्मॉल भी होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली अदर constants such as Planck's constant, ठीक है, Planck constant, speed of light, charges on particles, etc. involve number of the above magnitude. ये देखिए, बड़ा बड़ा नंबर आता है, बहुत बड़ा स्मॉल नंबर, उसमें क्या होगा, अनसर्टेनिटी आ जाता है। तो इट मे लुक चुनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर, ठीक है, तो ये क्या है, उसको काउंट करना है या उसको राइट लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा डिफरेंट लगता है, ठीक, कैसे करेंगे करके। तो इसी के लिए क्या है, रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद सच नंबर। यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ द अबव टाइप एंड राइट एंड, ये इसको सॉल्व करना है तो हमें साइंटिफिक नोटेशन पता रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर एन इंटू 10 पावर 11, ऐसा इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक, एन इंटू 10 पावर 11, वेयर एन इज एन एक्सपोनेंट 10 पावर n, सॉरी, ठीक, तो यहाँ पे क्या कहता है, एन इंटू 10 पावर स्मॉल n। तो साइंटिफिक नोटेशन जो होता है ना, यही चीज होता है, इस साइंटिफिक नोटेशन, एन कोई भी नंबर है इंटू 10 टू द पावर में स्मॉल एन, इस वे में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 10,000 का नंबर है, हम लोग 1 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यही क्या है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, सब मतलब यही है, ठीक। तो यहाँ पे एन इज द नंबर कॉल्ड डिजिट टर्म विच वेरीज फ्रॉम 1 to 9, thus we can write 1.0002 9.9999. Thus we can write 232.508 as 2.32508 into 10 to the power 2। तो 232.508 है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 2.32508 इंटू 10 to the power 2। तो हम लोग जो डेसिमल है ना, 2 प्लेस डिस्प्लेस कर दिया और 10 पावर 2 कर दिया, तो ऐसा है। तो इसको, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। नोट दैट while writing it the decimal had to be moved to the left by 2 places and the same is the exponent 2 of the 10 in the scientific notation, ठीक है, जितना प्लेसेस लेफ्ट में हम कर रहे हैं उतना हम लोग जो 10 की पावर है उसमें ऐड करना है, ठीक है, तो यही साइंटिफिक नोटेशन की बात होती है। तो similarly 0.0000016 can be written as 1.6 into 10 power minus 4। Here the decimal has to be moved 4 places to the right and minus 4 is the exponent in the scientific notation, ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, 0 पॉइंट, ये है ना 0.00016 है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक के बात करें तो 1 2 3 4 4 प्लेसेस हम लोग उसको डिस्प्ले किए, यहाँ पे -4 आ जाएगा। अगर राइट में जा रहे हैं तो माइनस में होगा, लेफ्ट में जा रहे हैं तो प्लस होगा। तो while performing mathematical operations on number expressed in scientific notation, the following points are to be kept in mind, ठीक, तो इसका पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइंटिफिक नोटेशन करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक, तो क्या क्या उसमें पॉइंट को देखना रहता है वो देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, चाहिए, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के केस में हमें क्या चीज को ध्यान देना है वो देखते हैं। So these two operations follow the same rules which are there for exponential number, that is 5.6 into 10 power 5 into 6.9 into 10 power 8 is equal to 5.6 into 6.9 into 10 power 5 plus 8, ऐसा हो जाता है, ठीक। तो ये वाला चीज है, चल मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला चीज है, वाला चीज ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज अगर मल्टीप्लाई में है, सेम चीज के पावर में है, तो क्या होगा, ऐड हो जाते हैं। तो 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 पावर 8 प्लस 5 13, तो 30, इसको सॉल्व करेंगे तो 38.64 इंटू 10 पावर 13, तो एक प्लेस डिस्प्ले लेफ्ट में करेंगे तो एक बार बढ़ जाएगा,
तो 3.864 10 पावर 14, ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से डिफरेंस है 9.8 इंटू 10 पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर -6 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर -2 -2 -6, ये हो जाएगा -8, ठीक। तो इसको 24.50 इंटू 10 पावर -8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक प्लेस डिस्प्लेस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में जाएगा तो -8 + 1 -8 2.450 10 पावर -7। तो ऐसा होता है। अब डिवीजन के केस में हो जाएगा 2.7 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 5.5 10 पावर 4, तो ये हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 पावर -3, और ये ऊपर जाके माइनस में जाएगा तो जाएगा 0.4909 10 पावर -6। अब हम लोग इसको एक पेज राइट राइट करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो एक प्लस हो जाता है, मतलब सॉरी राइट करने से प्लस माइनस हो जाता है, तो -1 आ जाएगा, तो -1 -8 4.909 10 पावर 8। So in case of multiplication and division, we have to follow these rules in terms of scientific notation. Addition and subtraction. Addition and subtraction. We get 6.64 into 10 power 4 plus 0.895 into 10 power 4. So we can take common of 10 power 4. Right, so 6.65 plus 0.895 into 10 power 4, because both है, दोनों में क्या है 10 पावर 4 है, हम लोग उसको कॉमन ले लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे तो 7.545 into 10 power 4. Similarly, the subtraction of two number can be done as shown below. 2.5 into 10 power -2 minus 4.8 into 10 power -3. So 2.5 into 10 power -2 in minus 0 in लेफ्ट में करते हैं, अगर लेफ्ट में करते हैं तो एक प्लस होता है, -3 का -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 0, दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2.02 इंटू -2। Right, so these are the scientific notations, right guys? So कभी कभी पूछ देगा साइंटिफिक, जो एक कोई नंबर दिया है राइट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो यही सब आपको फॉलो करना है। इसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट जो टर्म आता है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अच्छे से समझना है, क्योंकि इसको क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, तो इस पे एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। यही अनसर्टेनिटी को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इंट्रोड्यूस किया है। अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट एरर या ह्यूमन एरर के कारण अनसर्टेनिटी आ जाता है, तो उसी अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन यूजिंग अ प्लेटफॉर्म बैलेंस एंड इट कम्स आउट टू बी 9.4 ग्राम। On measuring the mass of this object on an analytical balance, ठीक है, the mass obtained is 9.413 ग्राम। तो ये एनालिटिकल बैलेंस में अगर हम लोग उसको वे करेंगे तो 9.4213 ग्राम आएगा, और अगर सिंपल उसको प्लेटफॉर्म बैलेंस करना है तो 9.4 ग्राम आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है। तो यही जो चीज़ है ना अनसर्टेनिटी, उसी को डिफाइन करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये ऐसा है, इसमें भी क्या है रूल्स है। Mass obtained by analytical balance is slightly higher than the mass obtained by using platform balance. Therefore, digit 4 place after decimal in the measurement by platform balance is uncertain। ठीक है, तो क्या है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 4 digit placed after decimal in the measurement by platform balance is uncertain। So, the uncertainty in the experimental of the calculated value is indicated by mentioning the number of significant figure। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ रहा है, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय mentioning the number of significant figures। Significant figures are meaningful digits which are known with a certainty plus one which is estimated or uncertain। These lines are very important to calculate the significant figure। Significant figures are meaningful digit which are known with certainty plus one which is estimated or uncertain। The uncertainty is indicated by writing the
certain digits and the last certain digit. ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। सो उसके बाद यहाँ पे और भी देखते हैं। we write result as 11.2 ml. We say that 11 ml is certain and 2 is uncertain, right? 11.2, so 11 is certain, we can say 11, ठीक है, plus 0.2 is uncertain, so, so it would be plus minus 1 in the last digit unless otherwise stated. And uncertainty of plus minus 1 in the last digit is always understood. There are certain rules for determining the number of significant figures. These are stated. So these are the golden rules, right? So there are certain rules. Rules होते हैं for determining the number of significant figure. These are stated below. ये तो significant figure को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फोकस होना है। ठीक, तो पहला जो रूल है वो क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या है, जीरो नहीं होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट फिगर, significant, for example 285 centimeter there are three significant figure and in 0.25 ml there are two significant figure। ठीक, तो ये पहला चीज ऑल नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट, एंड जो जीरो होता है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो वहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे बन के आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका एग्जांपल भी देख सकते हो। 285 में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 0.25 में यहाँ पे क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सेकंड जो होता है, जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, thus 0.03 has one significant figure and 0.0052 has two significant figure. The zeros preceding to first non-zero digit are not significant. जीरोस प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 0.03 में नॉन जीरो डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, तो जीरोस प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक, तो ये नॉन जीरो डिजिट प्रेसिडिंग जो पहले आ रहे हैं जितना भी जीरो, ठीक है, वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, दस 0.03 है वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड 0.0052 है टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो प्रेसिडिंग है जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो बाद में आ रहे हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आएगा। तो थर्ड पॉइंट है इसमें, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट, दस 2.005 है फोर सिग्निफिकेंट फिगर। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, दो नॉन जीरो डिजिट है, अगर जैसे कि यहाँ 5 और 2, उसके बीच में जो जीरो है वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दस 2.005 हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो ये जो बीच में आ रहे हैं ना, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो आ रहे हैं वो क्या सिग्निफिकेंट है। ठीक, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है यही बोल रहा है। ठीक है, चौथा देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है। चौथा पॉइंट है हमारे पास, zeros at the end of right of a number are significant. Zeros at the end or right of a number are significant provided that they are on the right side of the decimal point. For example, 0.200 gram has three significant figure, but if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal point. For example, 100 has only one significant figure. ठीक है, तो डेसिमल जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर सिग्निफिकेंट, ठीक है, जीरो एट एंड और राइट ऑफ नंबर एंड में है या राइट ऑफ नंबर, राइट के नंबर के राइट में है तो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसमें डेसिमल है तब, डेसिमल नहीं है तो जो टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अगर डेसिमल नहीं है तो जो लास्ट में जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 100 है जो ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, बट 100 है थ्री सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 100 has only one single figure, but 100 has three single figure, and 100.0 has four significant figure. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1.0 has only one single figure, but 100 has three significant figure. 1.0, zero at the end are right of a number or significant part is they are right side of the decimal.
figure, but 100 has three significant figure and 100.0 has four significant figure. Such numbers are better presented इन साइंटिफिक नोटेशन वी कैन एक्सप्रेस द नंबर। ठीक है, इस टाइप से जो नंबर आते हैं ना उनको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, जैसे कि such numbers are better represented in scientific notation. We can express the number 100 as 1 into 10 power 2 or one significant figure। ठीक है, तो 1.0 into 10 power 2 for two significant figure and 1.00 into 10 power 2 for three significant figure। This has one significant figure, this has two significant figure, and this has three significant figure। So these are the important rules to know significant figure present in the number of, and the last point is 5, counting the number of objects, for example 2 balls or 20x have infinite significant figure, as these are exact number and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal that is equal to 2.0000 or 22.0000। so counting the number of objects, for example, 2 balls or 20 bags have infinite significant figure. Have infinite 2 balls or 2x have infinite significant figure. As these are exact number and can be represented by writing infinite number of zeros after placing the decimal। Exact number के लिए infinite number of significant figure होता है। In numbers written in scientific notation, all digits are significant। Example: 4.01 into 10 power 2 has three significant figures। In numbers written in scientific notation, all digits are significant. That is, in 4.01 into 10 power 2 has three significant figure, and 8.256 into 10 power 3 has four significant figure। Four significant figure। However, one would also like the result to be precise and accurate। Precise and accurate, जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म आ जाते हैं, एक प्रिसाइज और एक्यूरेट। कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर ऑफन रिफर टू वाइट वी रिफर टू वाइट वी टॉक वाइल वी टॉक अबाउट मेजरमेंट। ठीक, तो मेजरमेंट की बात हो रही है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि कितना प्रिसाइज है, कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेसी है, कितना प्रिसीजन है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रिसीजन है उसको डिफाइन करना है। तो प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ various measurement for the same quantity। Closeness of various measurement are the same quantity। or however, accuracy is the agreement of a particular value to the true value। ठीक है, जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास में है, ठीक है, तो वो एक्यूरेसी हो जाती है। जो प्रिसीजन है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी के लिए बार बार कर रहे हैं तो जो कितना क्लोजनेस है वो प्रिसाइज है, प्रिसीजन बताता है। और कितना एक्यूरेसी है, वो ट्रू वैल्यू कितना पास है, जो जो वैल्यू है ना वो ट्रू वैल्यू कितना पास में है वो उसका एक्यूरेसी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रू वैल्यू फॉर result is 2.00 gram and the student takes two measurement and reports the result as 1.95 gram and 1.93 gram। These values are precise as they are close to each other। ठीक है, तो 1.95 and 1.93 क्या है, प्रिसाइज है, तो दोनों पास पास है। लेकिन जो ट्रू वैल्यू है उससे बहुत डिफरेंस है, इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है पर प्रिसाइज है। ठीक है, these values are precise as they are close to each other but are not accurate। And so another student B repeats the experiment and obtains 1.94 gram and 2.05 gram as the result for two measurements। These observations are neither precise nor accurate। Right? When the third student C represents this measurement and report 2.01 gram and 1.99 gram as a result, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्यूरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड स्टूडेंट है सी, 1.94 आ गया, 2.05, मतलब जो जो ट्रू वैल्यू है टू के एकदम पास में है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, मेजरमेंट एक्यूरेट है। दीज ऑब्जर्वेशन आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट व्हेन द सॉरी 1.94 एंड 2.05 क्या है, ये ना ही प्रिसाइज है, अलग अलग आ रहा है ना दोनों। ट्रू वैल्यू के भी पास में नहीं है, ट्रू वैल्यू टू है तो ट्रू वैल्यू पास में भी नहीं है और अलग अलग भी है, इसलिए वो नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट में आएगा। और जो थर्ड स्टूडेंट है उसका भी जो मेजरमेंट है 2.01 एंड 1.99 है, तो ये टू के क्या है, टू के एकदम पास में है, इसका मतलब एक्यूरेट है। तो दीज आर एक्यूरेट। तो दिस
कैन बी मोर क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल। तो यहाँ पे उसी को समराइज कर लेते हैं। मेजरमेंट ना, स्टूडेंट ए ने क्या किया, 1.95 के लिया 1.93, तो एवरेज इनका आ जाएगा 1.94। स्टूडेंट बी ने क्या किया, 1.94, 2.0, एवरेज 1.995। ये भी क्या है, एक्यूरेट भी नहीं है और नहीं प्रिसाइज है। तो स्टूडेंट सी ने क्या किया, दो लिया, दोनों एकदम क्लोज है और दोनों का एवरेज भी 2 है, तो ट्रू वैल्यू के एकदम पास है, मतलब एक्यूरेट है। तो ऐसा। अब इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो आया ना, उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे देखना है। So the result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original number. The result cannot have more digit to the right of the decimal point than either of the original number. 12.11 है, 18.0 है, ठीक है, 1.012 है, तो 31.122 है। इसका क्या होगा? Here 18.0 has only one digit after the decimal point. The result should be reported only up to one digit after the decimal point, which is 31.1. टू, टू, तीनों को ऐड करना है ना, हमें तीनों को ऐड करना है। तो 12.11, 18.0, 1.012 तीनों को ऐड करते हैं तो 31.122 आ रहा है। ठीक है, तो इसको एनालाइज किया जाता है, क्या आ रहा है। Since 18.0 has only one digit after the decimal point, and the result should be reported only up to one digit after the decimal point, which is 31.1. ठीक, तो इसका जो एडिशन का रूल है, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो इसका कोई भी कोई भी नंबर का जो ओरिजिनल नंबर है ना, मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक, तो जैसे पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 1 1 है, डेसिमल पॉइंट 0 है, डेसिमल पॉइंट 0 1 2, इसमें से सबसे कम एक ही है, 18.0, तो एक ही। इसलिए जो रिजल्ट आ रहा है 31.11 122, इसमें भी क्या होगा, 31.1, यही इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि इनमें से किसी में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेसिमल के बाद एक ही है, इसमें इसमें दो है, भले इसमें तीन है, लेकिन जो मिनिमम वाला रहता है उसी को देखना है। 31.1, इसलिए जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी डेसिमल के बाद वो एक ही डिजिट होना चाहिए, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 31.1। इसका मतलब ये है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। So in this operation, the result must be reported with no more significant figure, as in the measurement with the few significant figure. 2.5 into 1.25 is equal to 3.125. Since 2.5 has two significant figure, the result should not have more than two significant figure. Thus it is 3.1. If 2.5 and 1.25 multiply करेंगे तो 3.125 आएगा. Since 2.5 has two significant figure, द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन टू सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें से दो नंबर है, उसमें से पहला नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है दो है, तो ये इनका जो रिजल्ट आएगा, एक में तीन है ना, तो जो कम है उसी का देखना है। तो जिसमें रिजल्ट आएगा उसमें भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, इसलिए जो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3.1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, while limiting the result to the required number of significant figure, as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following point for rounding of the number। ठीक, इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट आ रहा है राउंडिंग ऑफ। ठीक, तो राउंडिंग ऑफ भी किया जाता है, राउंडिंग ऑफ द नंबर, कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाए वो भी एक बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए भी रूल है, पहला राउंडिंग ऑफ करना है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट to be removed is more than 5। if the rightmost digit to be removed is more than 5, ठीक है, मतलब greater than 5 है। ठीक है, greater than 5। if the rightmost digit to be removed is more than 5, the preceding number is increased by 1। for example 1.386, if we have to remove 6, we have to round it to 1.39। तो ये 1.386 है, उसको 6 को हटाना है, तो यू हैव टू रिमूव 6।
वी हैव टू राउंड इट टू 1.39, ठीक है। तो अगर 6 को हटाना है, वो क्या है, 6 क्या ग्रेटर देन 5 है, तो उससे पहले वाला जो नंबर है ना, उससे पहले वाला नंबर में क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए 1.39 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। मतलब जो जो हटा रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है, तो उससे पहले वाला नंबर में एक बढ़ा देना है, ये तो ये। हम लोग 6 को हटा रहे हैं, उससे पहले वाला नंबर 8 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक और जो 6 है वो क्या ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम लोग उसमें ऐड कर दिए, 1.39 हो जाएगा। दूसरा जो राउंडिंग ऑफ रूल है, ठीक है, रूल नंबर 2, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज लेस देन 5, ठीक है। अगर लेस देन 5 हो रहा है, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, फॉर एग्जाम्पल 4.334, if 4 is to be removed, then the result is rounded to up to 4.33, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 4.3334, 4 क्या है, लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, इसलिए जो उससे पहले जो नंबर है ना, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए 4.33 हो गया, ठीक है। इस टाइप से जो सेकंड रूल है वो यही बताता है। थर्ड यहाँ पे देखना है, थर्ड राउंडिंग ऑफ रूल जो है हमारा थर्ड, if the rightmost digit to be removed is 5, if the rightmost digit to be removed is 5, then the preceding number is not changed. If it is an even number but it is increased by 1, if it is an odd number, for example, if 6.35 is to be rounded by removing 5, we have to increase 3 to 4, giving 6.4 as the result. However, if 6.25 is to be removed, is to be rounded off, it is rounded off to 6.2। तो समझते हैं, ठीक है। द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज 5, ठीक है। अगर 5 है, जो हम लोग लास्ट में जो हटाना है वो 5 ही है, देन द प्रीसीडिंग नंबर, तो उससे पहले जो नंबर आएगा वो नॉट चेंज इफ इट इज इवन नंबर, ठीक है। तो उससे जो पहले नंबर अगर इवन है, ठीक है, इवन नंबर नंबर इज नॉट इवन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। बट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड नंबर, ठीक है। अगर जो हटा रहे हो 5 है, उससे पहले वाला जो ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या करना है 1 बाई, ठीक, तो इसको क्या +1 कर देंगे, इसमें छेड़छाड़ कर देंगे, +1 कर देंगे। 6.35 इज टू बी राउंडेड बाई रिमूव 5, ठीक है, 5 को हटाना है, तो वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4, ठीक है, बिकॉज 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा 6.4। और उसके उसी समय 6.25 है ना, 6.25 को 5 को हटाना है, तो उसमें जो 2 है इवन है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो 6.2, यही मतलब है। तो जो जो लास्ट डिजिट है, अगर 5 है, हटाना है, उससे पहले अगर कोई आ रहा है इवन नंबर है, अगर अगर इवन नंबर है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और वही चीज़ अगर ऐड हो गया तो उसमें +1 कर देंगे, ठीक है, मतलब +1 उसमें जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब अलग अलग डायमेंशन का एनालिसिस करना है, ठीक है। The method used to complete this is called factor level method, ठीक है। factor level method, unit factor method, dimensional analysis, this is illustrated with example, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल, a piece of metal is 3 inch represented by E, what is its length in centimeter। a piece of metal, ठीक है, मेटल का एक पीस है, एक मेटल का पीस लेते हैं, ठीक है। piece of metal is 3 inch represented by, जो इसका लेंथ है वो 3 इंच है ना, 3 इंच दिया है। व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। 1 इंच में दिया है, हम लोग को उसको सेंटीमीटर में करना है, तो इसका जो डायमेंशन है ना, उसको हम लोग चेंज करना है, वही डायमेंशन एनालिसिस से, ठीक है। 3 इंच लेंथ में, तो यहाँ पे हमें पता रहना चाहिए कि जो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, वो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे 3 इंच दिया है, 3 इंच, तो हो जाएगा 2.54 × 3, तो हो जाएगा 7.6, 7.62, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इसका मीनिंग रखते हैं, वी नो 1 इंच इज 2.5, ये सब जानना होता है, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल 2.54 सेंटीमीटर,
From this sequence we can write 1 inch by 2.54 centimeter is equal to 1, or 2.5 centimeter by 1 inch. Just 1 inch by 2.5 centimeter equal 1, and the 2.54 centimeter by 1 inch. तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल बोथ, बस दिस आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यहाँ पे समझना है, इक्वलेंस वी कैन राइट 1 इंच बाय 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, और 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऊपर में 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच, दस 1 इंच बाय 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 and 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच एंड इक्वल्स टू 1। बोथ द अब दिस आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक, तो ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, ऐसा perfect. Otherwise, say that 3 in given above is multiplied by the unit vector. So 3 inch, so 3 inch into over 2.5% is 1, 3 into 2.54, that is 7.62 centimeter. Okay. So now the unit vector by which multiplication is to be done is the unit vector 2.5% by 1 in the above case, which gives the desired unit, that is the numerator should have that part which is required in the desired region. Example. A jug contain 2 liter of milk. Calculate the volume of the milk in मीटर क्यूब। ठीक है, तो जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है, एक जग है तो 2 लीटर मिल्क कंटेन कर रहा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। ठीक, तो हमें पता है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, एंड 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से हम लोग 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर 1 लिख सकते हैं, या 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। ठीक, तो 1 लिख सकते हैं। तो ऐसा करके यहाँ पे to get meter cube from the above unit vector, the first unit vector is taken and cube 1 meter by 1000 meter cube, so 1 meter 10 power 6 centimeter cube, 1 10 power cube 1, so 2 liter is 2 into 10 100 centimeter cube। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे दैवा मल्टीप्लाई फैक्टर, और यहाँ पे ऐसा करके 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसा और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड करना है, तो हाउ मेनी सेकंड इन 2 डेज, तो 2 डेज, एक डेज में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, और 2 इंटू 24 एक आवर्स में 3600 मतलब 60 मिनट होते हैं। ठीक है, उसको समझना है। तो 2 इंटू 24 इंटू 60, और एक मिनट में कितना होते हैं 60 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 172,800 सेकंड। 2 डेज में इतना सेकंड होता है। ठीक, तो ये इस टाइप से हम लोग एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन में चेंज कर सकते हैं। तो एक डायमेंशनल एनालिसिस है, मतलब एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना कोई डायमेंशनल एनालिसिस होता है। ठीक है, अभी इसके बाद जो ये तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हमें क्या है, बस पता रहना चाहिए 1 लीटर कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब एक यूनिट में दिया है, लीटर में दिया है, उसको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, या केजी में दिया है, ग्राम में करना है। तो ऐसा वही क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास अ, आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, एंटोनी लोसेवियर। ठीक है, एंटोनी लोसेवियर। ठीक है, 1789 में दिया था। ठीक है जी, इसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ फॉर्म द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका जो देख लेते हैं। ठीक है, there is no net change in the mass during the process, since he reached to the conclusion that matter can neither be created nor be destroyed। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
state that the matter can neither be created nor be destroyed. Okay, matter can neither be created nor be destroyed. This is called law of conservation of mass. This law formed the basis of several later development in chemistry. In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactants and products and carefully done experiment performed by Lavoisier. The law of conservation of mass says mass is neither created nor destroyed, or we can say matter can neither be created nor be destroyed. This is called law of conservation of mass, and this is given by Anthony Lavoisier in 1789. ठीक है, ये पहला लॉ है ए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल का कॉम्बिनेशन होता है तो उसका लॉस है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम लोग ना मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड को जानना है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को देखते हैं। law of definite proportion, ठीक है। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। जोसेफ प्राउस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन दिया है। तो डेफिनाइट मतलब जो प्रोपोर्शन है ना वो डेफिनाइट होगा, ठीक है सर। ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स exactly the same proportion of elements by weight, ठीक है। A given compound always contains exactly the same proportion of element by weight, ठीक है। Same proportion of element by weight. So Gauss worked with two samples of cupric carbonate, one of which was of natural origin and the other was synthetic. He found that the composition of element present in it was same for both the sample as shown below, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका। तो देखो, जो कॉपर का कार्बोनेट है ना, क्यूप्रिक कार्बोनेट, तो एक क्या है, एक नेचुरल था, एक नेचुरल सैंपल। उसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर था 51.35, इन परसेंटेज ऑफ कार्बन था 9.74, इन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 38.91, ठीक है। सॉरी गाइस,